हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ने के लिए चुना है दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकता और विकास, क्रमिक विकास। आपने समाज में, सोसाइटी में लोगों को कहते सुना होगा कि फला आदमी की शक्ल उसके फादर से मिलती है, फला गर्ल अपने मदर से रिजेंबल करती है, फला बॉय अपनी मदर के ज्यादा करीब है, फादर से कम है, उसकी शेप चेहरे का एकदम अपने ग्रैंडफादर की तरह है, इसके चेहरे की जो कम्प्लेक्शन है दैट रिजेंबल्स विद हिज ग्रैंड मदर। ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है और उसका क्या पैटर्न है, क्या तरीका है, ये डिसाइड करने के लिए जो साइंस बनी है या ये स्टडी करने के लिए जो साइंस बनी है दैट इज नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। लोग कहते हैं कि फला कैरेक्टर इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया है, ये डिजीज इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की है, यानी कि उनसे मिली है इनको। फला कैरेक्टर इनके अंदर अपने फादर से, मान लिया फादर बहुत अच्छे प्लेयर हैं तो बेटा भी बहुत अच्छा प्लेयर हो गया, तो लोग कहते हैं कि ये प्लेइंग का कैरेक्टर इन्होंने अपने फादर से इनहेरिट किया है। तो इसी इनहेरिट को हम लोग हेरिडिटी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, that is from one generation to next generation, is known as heredity. So heredity is a science in which we study about the transferring of various characters from one generation to another generation, right? तो ये तो हो गया हेरिडिटी। इसके अलावा कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो न फादर में होते हैं न मदर में होते हैं, लेकिन बच्चे में होते हैं। फादर भी टीचर पढ़ने वाला, मदर भी टीचर पढ़ने वाली, बेटा बहुत बड़ा खिलाड़ी, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। अब ये नया कैरेक्टर कहां से आया? फादर का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मदर का कॉम्प्लेक्शन डार्क है, बेटी का कॉम्प्लेक्शन वो व्हाइट हो गया। तो ये कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर कहां से आ जाते हैं? इन्हीं न्यू कैरेक्टर्स को वेरिएशंस कहते हैं। हो सकता है ये फोर फादर से आया हो सकता है ये ग्रैंडफादर से आया हो, ग्रैंड मदर से आया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये एक न्यू कैरेक्टर डेवलप हुआ हो। ठीक। और दीज कैरेक्टर्स आर दिस डिसिमिलरिटीज ऑफ सच कैरेक्टर्स आर नोन एज वेरिएशन। इसी वेरिएशन की वजह से नई नई स्पीसीज बनती हैं, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो इस साइंस को भी, ये भी जो है हेरिडिटी से जुड़ा हुआ पार्ट ही है, जिसको कि वेरिएशन कहते हैं। द न्यू जनरेशन possess वेरियस सच कैरेक्टर्स विच डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स एज वेल एज फ्रॉम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर कॉल्ड वेरिएशन। समझ गए? तो वेरिएशन ऐसा है कि एक ही मदर और एक ही फादर के संतानें हैं, उन्हीं की ऑफस्प्रिंग है, लेकिन दोनों में बहुत डिसिमिलरिटीज है। भले उनके फेसेस मिलते हों, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनके नेचर में, उनके कैरेक्टर में, उनकी बिहेवियर में बहुत ही लार्ज डिफरेंस कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी तो एकदम अपोजिट मिलता है। तो इसी कैरेक्टर्स को, सच डिसिमिलरिटीज को वेरिएशन कहते हैं। तो एक तो हो गया हेरिडिटी, यानी कि इनको इनहेरिटेंस कहते हैं, दूसरा हो गया वेरिएशन। ठीक। As the various characters are determined by various genes, so genes are the basic unit of heredity. अब आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और यही जीन्स वेरियस कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। ठीक। क्योंकि 23 पेयर में 23 पेयर हम लोग बोलते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम।
46 में 23 तो मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। ठीक, तो यही आधे कैरेक्टर जो मदर से आते हैं, आधे कैरेक्टर फादर से आते हैं, यही जो है नए कैरेक्टर को जन्म देते हैं, जिसके के अंदर ऑफस्प्रिंग में मदर का भी और फादर का भी कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब इस ब्रांच ऑफ साइंस को बाद में जेनेटिक्स कहा गया। जेनेटिक्स इज द पैटर्न ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। सो एक नई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जीन, एक नई साइंस बनी जिसको की कहते हैं जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंदर ही हम हेरिडिटी, वेरिएशन, इवोल्यूशन, इन सब का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जीन्स ही इसके लिए मेन व्हीकल का काम करते हैं। जीन्स ही वेरियस कैरेक्टर्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करते हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले ऑस्ट्रिया में एक चर्च के अंदर प्रीस्ट थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन एफ मेंडल। ऑस्ट्रिया में नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में ग्रेगर जॉन एफ मेंडल नाम के एक प्रीस्ट थे चर्च के। वो गार्डन में कुछ प्लांट्स वगैरह उगाया करते थे फ्री पीरियड में, फ्री टाइम जब उनको मिलता था तो अपना गार्डनिंग का काम करते थे। उसी गार्डनिंग के काम में उन्होंने ये देखा कि एक कैरेक्टर टाल प्लांट है, तो डॉर्फ प्लांट है, तो किसी वेरियस टाइप के, तो किस तरह से एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन क्रॉस होती है, और अगर इनको हम क्रॉस ब्रीड करें तो क्या नए कैरेक्टर डेवलप होंगे। या मान लिया एक टाल प्लांट है, एक डॉर्फ प्लांट है, उससे हमने जो है क्रॉस ब्रीड कराया, तो क्या नया कैरेक्टर मीडियम साइज का होगा, या टाल होगा, या डॉर्फ होगा, या नहीं होगा। ये सारी चीजें वो रिसर्च अपना किया करते थे। और अपने रिसर्च में उन्होंने जो प्लांट को चुना, दैट वाज अ पी प्लांट। पी प्लांट, मटर का पौधा। पी प्लांट को क्यों चुना? क्योंकि पी प्लांट एनुअल होता है, उसकी रिसर्च जल्दी जल्दी की जा सकती है। अगर बड़े प्लांट का करें, एनिमल का करें, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने पी प्लांट को चुना, और पी प्लांट को इसलिए भी चुना कि पी प्लांट के अंदर उनको वेरियस कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स मिले जो एक दूसरे के ऑपोजिट थे। लाइक 7 कैरेक्टर्स उन्होंने देखे। कुछ प्लांट टाल होते हैं तो कुछ डॉर्फ होते हैं, शॉर्ट हाइट के। ठीक, कुछ के सीड राउंड होते हैं तो कुछ के सीड रिंकल्ड होते हैं, झुर्रीदार। कुछ में पर्पल फ्लावर होते हैं तो कुछ में व्हाइट फ्लावर होते हैं। कुछ के सीड येलो होते हैं तो कुछ के सीड ग्रीन होते हैं। कुछ में एक्सियल फ्लावर होते हैं, कुछ में टर्मिनल फ्लावर होते हैं। एक्सियल फ्लावर में जो टॉप टिप फ्लावर होते हैं, और जो साइड में फ्लावर होते हैं उनको टर्मिनल फ्लावर कहते हैं। इन्फ्लेटेड पॉट भी होते हैं। पी के पॉट जो है वो कभी कभी इन्फ्लेटेड भी होते हैं, और कभी कभी झुर्रीदार भी होते हैं, कंस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स उन्होंने देखे। ग्रीन पॉट भी होते हैं और येलो पॉट भी होते हैं। तो ये इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में उन्होंने सिलेक्ट किए, और फिर बारी बारी से इन कैरेक्टर्स का उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, जिसको कि आज की डेट में हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। वैसे तो मटर के पौधे सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं, उनके सेल्फ ब्रीडिंग होती है। उनके अंदर, पौधों के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों ही होता है, तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है और सेल्फ ब्रीडिंग होती है। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन किया। कैसे किया ये जानने के लिए तरीका है, लेकिन उसके लिए आपके अभी कोर्स में इतना नहीं। उसके भी कि मेल फ्लावर, एक के अंदर केवल मेल फ्लावर को उन्होंने जिंदा रखा,
एक प्लांट को, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट को जिंदा रखा, बाकी हटा दिया। तो इस तरह से उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराई और जो नए नए एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए उससे जो रिजल्ट निकला उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? मोनो मीन्स होता है सिंगल, हाइब्रिड मीन्स होता है डिफरेंट कैरेक्टर। और क्रॉस आप जानते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक। तो उन्होंने सबसे पहले एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। एक प्लांट उन्होंने टॉल लिया, जिसकी हाइट करीब 6 फीट थी, और एक डॉर्फ प्लांट लिया यानी शॉर्ट प्लांट, जिसकी हाइट करीब 1 फीट थी। वो और इनको बार बार उन्होंने ग्रो करके देखा, इनके सीड को बार बार ग्रो किया कि टॉल प्लांट की जो सीड है उससे हमेशा टॉल ही प्लांट निकलता है, और डॉर्फ प्लांट की जो सीड है उससे हमेशा डॉर्फ प्लांट ही निकलता है। तो यानी वो ये फ्री हो गए कि ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ है। अब इन्होंने इस कैरेक्टर्स, जो कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, तो पेयर्स में उन्होंने नाम रखा, टॉल का नाम रखा उन्होंने कैपिटल टी, और डॉर्फ का रखा स्मॉल टी। ये हुआ प्योर टॉल। प्योर टॉल मीन्स कि बार बार इनको ग्रो करने पर टॉल प्लांट जाते हैं। और ये प्योर डॉर्फ, ठीक। और ये हो गए आपके पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट क्या है? एक प्लांट टॉल हाइट में है और दूसरा डॉर्फ हाइट में है, जो हमेशा टॉल वाला टॉल ही प्लांट देता है और डॉर्फ वाला डॉर्फ प्लांट से ही भी पैदा होता है। अब इनमें गैमीट फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन होना, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होना है, तो पहले गमीट बनेगा। गमीट बनेगा तो दोनों मियोसिस के थ्रू अलग होंगे। अलग होंगे तो कैपिटल टी एक अलग हो जाएगा, एक कैपिटल टी अलग हो जाएगा, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहां पर भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। और जो नया प्लांट बना वो बना कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये प्लांट है F1 जनरेशन का। यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक। ये हुआ F1 जनरेशन का प्लांट। ये प्लांट कैसा हुआ? ये प्लांट हुआ टॉल प्लांट। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर तो टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों का कैरेक्टर है, तो ये प्लांट टॉल क्यों हुआ? डॉर्फ कैरेक्टर क्या हो गया? तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ही बताया कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे कैरेक्टर पर प्रभावी होते हैं, यानी डोमिनेंट होते हैं, और उनकी प्रेजेंस में जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो दब जाता है, यानी रिसेसिव हो जाता है, ठीक। अब मेंडल के समय में चूंकि कैरेक्टर्स को उन्होंने ट्रेट कहा था और जीन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो उन्होंने जीन्स की जगह की फैक्टर कहा।
जीन्स को उन्होंने कहा डिफरेंट फैक्टर होते हैं और ये फैक्टर हमेशा जोड़े में मौजूद होते हैं। एक उसमें प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने देखी थी। अब यहां पर भी वही कैरेक्टर हुआ कि यानी कैपिटल टी टॉलनेस का कैरेक्टर जो है वो प्रभावी हो गया। क्या हो गया? टॉलनेस का कैरेक्टर यहां डोमिनेंट हो गया। एक कैरेक्टर डोमिनेंट हो गया और वो था टॉलनेस, और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव हो गया और वो था डॉर्फनेस। डोमिनेंस मीन प्रभावी और रिसेसिव मीन अप्रभावी। ठीक, तो यहां पर टॉलनेस का कैरेक्टर प्रभावी हो गया, इसलिए प्लांट सारे टॉल हो गए। रिसेसिवनेस का हो गया डॉर्फनेस का कैरेक्टर, इसलिए ये दब गया। ठीक, तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन ने उन्होंने देखा कि केवल टॉलनेस का ही कैरेक्टर डेवलप हुआ। सारे प्लांट जो पैदा हुए, जो सीड हुआ, उस सीड से जितने भी प्लांट ग्रो किए गए वो सबको सब टॉल थे। अब उन्होंने क्या किया कि सेकंड फीलियल जनरेशन को चेक किया। फर्स्ट में तो उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया था, यहां पर तो क्रॉस हुआ था। अब सेकंड फीलियल जनरेशन जो आएगी उसमें उन्होंने डॉर्फ प्लांट और टाल फर्स्ट फीलियल के जो सीड्स पैदा हुए थे उनको सेल्फ पॉलिनेट करने दिया। उनके अंदर उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उनके अंदर उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, यानी उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया, उनको सेल्फ पॉलिनेशन करने दिया, सेल्फ ब्रीडिंग करने दिया। तो उसमें कैरेक्टर्स क्या निकले? अब फर्स्ट के जो गैमीट बनाएंगे वो गैमीट होंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब इसको हम एक चेकर बोर्ड मॉडल से चेक करेंगे। यहां ले लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इस साइड में भी ले लेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस चार्ट को कहते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। अब इसमें क्या होगा? इधर आप लिख लीजिए मेल, एक पार्ट मेल है, एक पार्ट फीमेल है। ठीक, मेल फीमेल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, F2 जनरेशन है ये। ठीक, यहां जो गैमीट बने थे, एक गैमीट हमने यहां रख दिया और एक पेयर गैमीट यहां रख दिया। अब इसमें जो प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? देखिए, यहां कैपिटल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां स्मॉल टी। ठीक, अब क्या हुआ? अब ये प्लांट तो प्योर टाल हो गया क्योंकि कैपिटल टी है। ये प्योर डॉर्फ हो गया, प्योर डॉर्फ, प्योर टाल। अब ये दोनों क्या हो गए? ये वाले हो गए, यानी है तो टॉल लेकिन हाइब्रिड टॉल है जिसके अंदर डॉर्फनेस का भी कैरेक्टर मौजूद है। टॉल तो ये भी है और टॉल ये भी है, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है और ये हाइब्रिड टॉल। ठीक, यानी कि रेशियो अगर देखा जाए
तो 3 प्लांट टाल है और 1 प्लांट डॉर्फ है। ये टॉल है और ये डॉर्फ है। बाहर से देखने पर 3 टॉल लगते हैं और 1 डॉर्फ लगता है, यानी इनका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो होगा 3:1। फिनोटाइप क्या होगा? 3:1, जिसमें कि 3 प्लांट टॉल होंगे और 1 प्लांट डॉर्फ होगा। ठीक, तो फिनोटाइप हो गया 3:1। लेकिन अगर इनका जीनोटाइप देखा जाए, जीन्स की स्ट्रक्चर देखा जाए, इंटरनल पार्ट देखा जाए, तो एक तो प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है और 2 हाइब्रिड टॉल है। यानी कि रेशियो अगर इस तरह निकाला जाए तो हो गया 1:2:1। 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और 1 प्योर डॉर्फ। ठीक, तो इस रेशियो को कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप, यानी एक्सटर्नल इंटरनल अपीयरेंस, पूरा जीन की ठीक अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ठीक, तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1, फिनोटाइप हो गया 3:1, जिसमें कि 1:2:1 में 1 प्योर टॉल है, 1 प्योर डॉर्फ है और 2 जो है हाइब्रिड टॉल है। ठीक, तो यह हुआ उनका। अच्छा, इस कैरेक्टर्स को, जिसमें एक कैरेक्टर प्रभावी होता है, दूसरा रिसेसिव होता है, इस लॉ को मेंडल का कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो दूसरा कैरेक्टर है, जो सेकंड फिलियल जनरेशन में डेवलप हुआ, जिसमें कि डॉर्फनेस का कैरेक्टर फिर से अपीयर हो गया, यानी सेग्रीगेट हो गया, इस दूसरे लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मीन्स होता है अलग होना, सेग्रीगेशन इसीलिए कहते हैं कि दूसरे जनरेशन में जो दबा हुआ कैरेक्टर है वो भी उभर के सामने आ गया, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। ठीक, तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक, तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि पहले उन्होंने 2 कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर्स लिए, उन कैरेक्टर्स के बीच में पहले उन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, फिर जो फर्स्ट F1 जनरेशन में टाल प्लांट आए उनका उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ ब्रीडिंग कराई, तो F2 जनरेशन में उनको टॉल और डॉर्फ दोनों प्लांट मिल गए। ठीक, यहां पर एक कैरेक्टर प्रभावी हुआ फर्स्ट F1 जनरेशन में, जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, दूसरा कैरेक्टर अप्रभावी हुआ जिसको कि रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर आ गए सामने और इसको और यानी कि इसको इससे मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर होता है। ठीक, तो यह हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जहां उन्होंने 2 कंट्राडिक्टरी कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मेंडल जिंदा थे उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने ध्यान नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। सबका दिमाग था कि ये अपना चर्च में कुछ करते रहते हैं और करने के बाद वो अपना एक बुक में लिखा करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ के बाद काफी सालों बाद जब फिर से इस ब्रांच पर जेनेटिक्स पर डिस्कवरी शुरू हुई तो पाया गया कि मेंडल के जो वो एक्सपेरिमेंट थे वो आज की डेट में भी उतने ही उपयोगी थे जितने उस समय में थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट with the dihybrid cross. Till then, thank you very much.